नमस्कार, फेस टू फेस मध्य प्रदेश में मैं हूं आपका होस्ट राहुल सौमित्र। विधानसभा 2023 से पहले बीजेपी और कांग्रेस जनता के कितने करीब है, जनता ने आज ये बता दिया। जनता का ये फैसला 17 और 20 जुलाई को आपके सामने भी आ जाएगा। पता यह भी लग जाएगा कि जनता ने किसको सर आंखों पर बैठाया है और किसको फाइनल के लिए और दम लगाने के लिए कहा है। लेकिन एक बात तो तय है कि दोनों दलों ने इस चुनाव में पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ा और यही वजह है कि निकाय चुनाव था, लेकिन हमें चेहरे लगाने पड़े शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ के, यानी एक मुख्यमंत्री तो एक पूर्व मुख्यमंत्री। ऐसा लगा कि प्रदेश में निकाय या पंचायत चुनाव ना होकर विधानसभा का चुनाव हो रहा हो। सीएम और पूर्व सीएम समेत उनके जितने भी सिपहसालार हैं, यानी अपनी पूरी टीम के साथ इस चुनाव प्रचार में खूब मेहनत किया। अब देखना होगा कि रिजल्ट क्या आता है और आज यह जानना होगा दो खास मेहमानों से कि कौन भारी है। सनवर पटेल जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी से पक्ष रखेंगे। मुस्कुराता हुआ चेहरा, ऐसे मुस्कुराते रहिए आप, और उम्मीद करेंगे अवनीश बुंदेला जी भी ऐसे मुस्कुराते रहेंगे। आप दोनों का बहुत स्वागत। इन दोनों से चर्चा करेंगे, बहस करेंगे, लेकिन एक रिपोर्ट पहले देख लेते हैं। भाजपा का तंत्र मजबूती के साथ काम कर रहा है और प्रचंड बहुमत से इन चुनावों में ग्रामीण निकाय में जो भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला है, पंच सरपंच से लेकर के जनपद और जिला पंचायत और नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद में भी भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक बहुमत मिलेगा। मध्य प्रदेश में दूसरे चरण के मतदान के साथ ही शहर की सरकार पेटियों में बंद हो गई है। पहले चरण में कम मतदान से सबक लेते हुए कांग्रेस और बीजेपी ने भी मतदाताओं को घर से निकालने के लिए जी तोड़ मेहनत की। दूसरे चरण में 5 नगर निगम समेत 214 निकायों में वोटिंग हुई। बीजेपी के साथ कांग्रेस के कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। इसमें भी सबसे अधिक चुनौती बीजेपी के सामने है। कटनी सीट पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा सिंधिया तक को प्रचार करने जाना पड़ा। कटनी में वीडी शर्मा के अलावा पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक संजय पाठक की साख दांव पर है, जबकि रीवा में पूर्व मंत्री और क्षेत्रीय विधायक राजेंद्र शुक्ला समेत सांसद जनार्दन मिश्रा ने प्रचार का जिम्मा संभाला। रतलाम और मुरैना के साथ देवास के चुनाव में भी बीजेपी सांसद विधायकों के लिए नाक की लड़ाई बन चुकी है। पहले चरण में कम मतदान होने के बाद बीजेपी समेत राजनीतिक पंडितों के भी कूड़ा गणित पूरी तरह से गड़बड़ा चुके हैं। हालांकि दूसरे चरण से बीजेपी और कांग्रेस ने थोड़ी राहत की सांस ली है। नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस को एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। हर अंचल के सब लोग अपने अपने स्तर पर इकट्ठे होकर चुनाव लड़े हैं, इसका असर भी देखने को मिलेगा। हम लोग भारतीय जनता पार्टी संगठन के कार्यकर्ता हैं और संगठन के जो नीचे का जो हमारा कार्यकर्ता है उसकी मेहनत में हम पूरा विश्वास करते हैं और उस कार्यकर्ता की जो पसीना बहाता है वही कारण होता है हमारी जीत का बनता है। तो निश्चित रूप से हम पूरी तरह से कार्यकर्ता की मेहनत की आधार पर जीत के प्रति आश्वस्त हैं। चुनाव भले छोटा है, लेकिन दांव पर लगी है दोनों पार्टियों की बड़े नेताओं की साख। दरअसल बीजेपी कांग्रेस जानती है कि निकाय चुनाव के परिणाम तय करेंगे 2023 का विधानसभा चुनाव से पहले जनता का मूड क्या है, साथ ही प्रदेश की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ेगी। पहले चरण की जंग के परिणाम 17 जुलाई को आएंगे। फिलहाल दोनों तरफ से जीत के दावे हो रहे हैं। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। और कांग्रेस ही वो दल था जिसने इस चुनाव को सबसे पहले सेमीफाइनल कहा, यानी 2023 के पहले ये सेमीफाइनल है, ऐसा उन्होंने माना। और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने दोनों बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ा है। तो अवनीश बुंदेला जी, क्या अभी भी, चूंकि अब तो आपके कथन से वोट एक भी इधर उधर होगा ही नहीं, लेकिन जनता रिकॉर्ड जरूर रखेगी कि अवनीश जी ने IBC 24 पर क्या बयान दिया था, क्या अभी भी आप मानते हैं कि ये 23 के पहले का सेमीफाइनल है? देखिए, जब चुनाव होता है, चुनावी समर में जाते हैं राहुल जी, तो कई तरह की बातें आती हैं। मैं तो कहता हूं कि 2023 के पहले की आप इसको नेट प्रैक्टिस कह लें, तैयारी कह लें, सेमीफाइनल कह लें, कुछ भी कह लें, मैं मानता हूं ये चुनाव बड़े महत्वपूर्ण तो आप नेट प्रैक्टिस और सबसे बड़ी बात ये महत्वपूर्ण
नहीं मैं साहब मैंने कहा ना, इसको आप सेमीफाइनल भी कह लें, नेट प्रैक्टिस भी कह लें, कुछ भी कह लें राहुल जी। मतलब बात वही है कि जब चुनाव में जाते तो जो नगरीय निकाय, क्योंकि आप देखिए नगरीय निकाय चुनाव इस बार जो हुए राहुल जी, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि विधानसभा चुनाव के 1 साल 1.5 साल के गैप में हुए। अदरवाइज क्या होता है कि जैसे ही विधानसभा चुनाव होते हैं, कोई नई सरकार गठित होती है, 1 साल में चुनाव हो जाते हैं। इसलिए इस बार इन चुनाव में थोड़ी सी विविधता है, अलग है, कि इसलिए इनको अपन अगर सेमीफाइनल कहें तो कोई गलत नहीं होगा। बाकी राहुल जी ये बात देखें, कांग्रेस पार्टी ने माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरी ताकत से चुनाव लड़ा, और आप देखें कि शिवराज सिंह चौहान जी को हर जगह जाकर, हर नगर पालिका में हो, महापौर में हो, ये जाकर कहना पड़ा कि ये आप महापौर प्रत्याशी को नहीं देखें, ये मुझे देखें, मैं खड़ा हूँ। अगर ये कुछ नहीं कर पाएंगे तो आप मुझे बताइएगा, मैं इनके कान खींचूंगा या मैं इनकी क्लास लगाऊंगा। तो राहुल जी इससे साबित होता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में कितनी हड़बड़ी थी, कितना डर था कि शिवराज सिंह चौहान ने अगर ये कह दिया तो उन्होंने अपने महापौर प्रत्याशी को उसी समय ये साबित कर दिया कि ये मतलब ये वादा खिलाफी करने वाला है। उसका कारण भी राहुल जी है कि 16 पूरे नगर निगमों में काफ़ी लंबे समय भारतीय जनता पार्टी काबिज है, और निरंतर काबिज है। आप देखें विकास की गाथा या विकास के इनके झूठे विकास की कहानी ये है कि 2 घंटे की बारिश में पूरी रोडें धुल जाती हैं। मैं भी अभी आपके स्टूडियो पहुंचा हूं, आप आश्चर्य करेंगे, मेरे जूते तक गीले हो गए हैं, रोड पर पानी भरा की स्थिति है। मतलब आप जाम जबरदस्त है, और मतलब ये इनका विकास ही राजधानी की बात है, और राजधानी में प्राइम लोकेशन एमपी नगर की स्थिति है। तो आप सोचें पूरे भोपाल की क्या हालत है, पूरे मध्य प्रदेश के क्या हालात हैं। लाखों करोड़ों भोपाल में आपके भी तो विधायक हैं, साफ कराने में, नाले साफ कराने में। सर एक बात मुझे बताएं, राहुल जी बड़ी अच्छी बात कही, एक बात मुझे बताएं, नगर निगम का कार्य क्या होता है? बात अगर नगर निगम चुनाव की बात कर रहे हैं तो नगर निगम में कौन काबिज है? विधायक हमारे हैं, हमारे विधायक आवाज उठाते हैं और हमारे विधायक निरंतर बात करते हैं। तो आप देखें, लेकिन सबसे बड़ी बात अगर हम नगर निगम जो चुनाव की बात करें राहुल जी, तो नगर निकाय चुनाव में किसकी सरकार है भोपाल में? और ये बात तो मालती राय जी इनकी पहले भी कह चुकी हैं। ठीक है, यानी सर आपका समय ओवर हो गया। अगर मैं महापौर दूसरे राउंड में रख लीजिएगा अवनीश जी। सनवर पटेल जी, अवनीश जी ये कह रहे हैं कि कोई बात नहीं राहुल जी यहीं से पूरी कर लीजिएगा ना सर, यहीं से पूरी कर लीजिएगा, वो भी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं जी। अरे सर, अरे प्रभु, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सनवर पटेल जी वो ये कह रहे हैं अवनीश जी कि शिवराज सिंह चौहान जी को उतरना पड़ा मैदान पर, और उन्होंने ये कहा कि ये 16 कैंडिडेट को मत देखिए, शिवराज सिंह चौहान को ही देखिए, ये कहना पड़ा आकर। राहुल जी, मेरे विद्वान साथी अवनीश जी ने ये बात जरूर कही, उसके पहले आपने भी अपने रिपोर्ट में ये बात कही। आपने कहा कि प्रचार करने जाना पड़ा भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को। मैं बहुत ही विनम्रता से जवाब देना चाहता हूँ राहुल जी, बिल्कुल। कभी आपने पिछले 20 सालों में या उसके पहले, क्योंकि 20 साल इसलिए बोल रहा हूँ कि 20 साल टीवी का युग रहा, ये मीडिया का युग रहा, ये सोशल मीडिया का युग रहा। कभी 20 सालों में कभी आपने ये देखा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना कोई चुनाव गंभीरता से नहीं लिया? कभी आपने देखा है कि हमारा शीर्ष नेतृत्व तो नीचे तक नहीं गया? यही भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है, यही भारतीय जनता पार्टी की सुंदरता है कि भारतीय जनता पार्टी का हर बड़ा नेता, हमारा शीर्ष नेतृत्व चाहे शिवराज सिंह जी चौहान हो या विष्णुदत्त जी शर्मा, हमारा पूरा नेतृत्व चाहे मंत्रिमंडल हो या विधायक हो, वो सारे के सारे सबसे पहले कार्यकर्ता हैं, और कार्यकर्ता भाव से एक बूथ स्तर के कार्यकर्ता के साथ पूरी ताकत से हर चुनाव को लड़ने का काम करते हैं। तो हमने तो कभी कहा ही नहीं कि हम नहीं लगते, हम तो हमेशा लगते हैं। जो नहीं लगते हैं उनके लिए प्रश्न पूछिए कि उनके हाल क्या है, वो कहाँ हैं? वो कह रहे हैं कि हमारे लिए तो ये चुनाव गंभीरता है ही नहीं, हमारे लिए तो प्राथमिकता है ही नहीं, हमारे लिए तो विधानसभा प्राथमिकता है, क्योंकि विधानसभा से उनको ताकत मिलती है, इससे तो सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है, एक जिले के व्यक्ति को ताकत मिलती है, उसमें उनकी कोई रुचि नहीं है। ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में बड़ा अंतर है। हमारे यहां तो पार्टी का तंत्र पूरी मजबूती से काम करता है, बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता अपना पसीना बहाता है और शीर्ष नेतृत्व उसमें शामिल होता है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए विकास के कार्य, हमारे विद्वान साथी ने उस पर क्वेश्चन किया है कि ये कैसा विकास है जो 2 घंटे में पानी भर देता है। मेरे भाई, 2 घंटे में अगर 9 इंच बारिश होगी तो पानी तो भरेगा,
लेकिन इस स्वभाव के विपरीत जो मौसम ने करवट ली है, पहले आज से पहले हमारे यहाँ ज्यादा बारिश होती रही है, लेकिन 2 घंटे में 9 इंच बारिश नहीं होती रही। तो स्वभाव के विपरीत जो मौसम ने करवट ली है, उसके लिए भी क्या प्लान हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से बनाएगी। लेकिन वर्तमान में जो आपदा आई है, ये अचानक आई आपदा है, ये प्राकृतिक आपदा है। इसमें सरकार, प्रशासन या व्यक्ति को दोष देना मुझे लगता है ठीक नहीं है। और मध्य प्रदेश की जनता भी ये जानती है कि ये अचानक से आई आपदा, प्राकृतिक आपदा, 2 घंटे में 9 इंच बारिश कभी हमारे मध्य प्रदेश का स्वभाव नहीं रहा है। ये पहाड़ी क्षेत्रों का स्वभाव रहा है, वहां बादल फटते हैं, वहां अचानक से बारिश ज्यादा हो जाती है, लेकिन मध्य प्रदेश का यह स्वभाव नहीं है। तो ये मध्य प्रदेश की जनता हमारी नीयत को जानती है। उत्तर लीजिएगा राहुल जी। जनता विकास के नाम पर, मध्य प्रदेश की जनता केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के नाम पर, जिस प्रकार से हमने जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई है, उनको चलाया है, नीचे तक पहुंचाया है, उसके बूते पर। ठीक है सर, अब ये तो 17 और 20 को पता ही चल जाएगा। अवनीश जी देखिए, वो ये कह रहे हैं कि वो किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेते, चाहे जो चुनाव हो पूरी गंभीरता के साथ लड़ते हैं, और उनके बड़े से बड़े नेता वहां पर जाते हैं, कोई पहली बार नहीं है। और प्राकृतिक आपदा आई है मध्य प्रदेश में और आप कुछ और बात कह रहे हैं। देखिए, पहली बात तो आप देखें, इनको समझाएं कि अगर 2 घंटे में 9 इंच बारिश हो गई तो भोपाल बह जाएगा। थोड़ा तार्किक बात करा करें, 9 इंच बारिश क्या होती है, इनको बोले थोड़ा अध्ययन करें। और दूसरी बात, 2 घंटे में 9 इंच बारिश कहीं नहीं हुई, ये आप पता कर लें। पहली बार, अभी की तो बात ही छोड़ना, अभी तो पूरी रोडें खुद गई हैं। जब पहली बार जब बारिश स्टार्ट हुई थी, 2 घंटे में जरा सी बारिश हो, उसके ये हाल बता रहा हूं मैं। और खैर चलिए, ये बात छोड़िए, मानेंगे नहीं, क्योंकि बाकी एक बात, चलिए अब ये तो बताइए ना, इस बार खाता खुल रहा है कि नहीं? बैठा हूँ जनरेटर पे। अवनीश जी, इस बार खाता खुल रहा है या नहीं? अरे सुनिए, जनरेटर पे चल रहे हम आधे से ज्यादा सीटें आप देखें ना, अगर आप देखें ना, खाते खुलने की बात कर रहे हैं, ये क्योंकि मुद्दे पे आ जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी से पूछे कि इस बार वो अपनी कितनी सीटें बचा पा रहे हैं, कितनी सीटें बचा पा रहे हैं। मैं तो आपको बता दूं, 16 के 16, 12 से ज्यादा सीटें हम जीत रहे हैं। 12 से ज्यादा सीटें हम जीत रहे हैं। जनता नोट कर ले, मध्य प्रदेश की जनता। अवनीश बुंदेला जी, अवनीश बुंदेला जी, आप 12 बता रहे हैं और सरवर जी कह रहे हैं 16 में 16। अवनीश जी, इस 12 के पीछे की वजह क्या है? मैं 12 बता रहा हूं, और हम 12 के पीछे की वजह यह है राहुल भाई, कि जिस तरह से जनता त्रस्त है बढ़ती हुई महंगाई से, बढ़ती हुई बेरोजगारी से, और निरंतर आप देखें प्रदेश में, ध्यान दीजिएगा, आपके इस बयान से अब वोट नहीं पड़ने वाला हो रही है, वोटिंग हो गई। और आप हाँ, और सुनिए, अरे वोट बढ़ने वाली बात नहीं। आप देखें, स्वास्थ्य सुविधाओं की ये स्थिति है। अभी मुरैना की बात देख लें, 8 साल का मासूम अपने 2 साल के मासूम भाई की लाश को लिए, शव को लिए घंटों बैठा रहता है, इनके पास सब वाहन तक उपलब्ध नहीं होती। ये स्थिति आपकी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की है। दलित आदिवासियों पर निरंतर अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार हो, ठीक है। सरवर पटेल जी, ये तो आपसे 12 सीटें छीनने जा रहे हैं, कह रहे हैं कि 16 में से 12 हम जीतेंगे। जिस तरह से मध्य प्रदेश में अब व्यवस्था है, और जनता देख चुकी है, और अब यही होने वाला है। देखिए राहुल जी, और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहली बार बता लीजिएगा ना, सनवर जी को बोलने दीजिए प्लीज। महंगाई की जहां तक इन्होंने बात कही, 2021 में इसको मुद्दा बनाकर इन्होंने चुनाव में लेकर आए, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता ने इनके इस मुद्दे को नकार दिया। मध्य प्रदेश की जनता जानती है कि अल्पकालीन महंगाई है। मध्य प्रदेश की जनता ये जानती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीयत साफ है, वो इस अल्पकालीन महंगाई को भी काबू में रखेगी। जहां एक तरफ सारी दुनिया में महंगाई का आलम है, यूरोप अमेरिका के हाल क्या है, हमारे पड़ोसी श्रीलंका पाकिस्तान के हाल क्या है, नेपाल के हाल क्या है, और भारत में महंगाई जरूर बढ़ी है लेकिन काबू में है। क्यों? क्योंकि भारत की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार मजबूत सरकार है, उसने अपने महंगाई को काबू में रखने का काम किया। उन्होंने बेरोजगारी की चलिए, यानी सनवर जी का ये दावा है कि पहले पड़ोसी राज्यों को देखिए, यहां थोड़ी महंगाई जरूर है लेकिन वो काबू में है, और इसीलिए जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, ये उनका दावा है। वक्त एक ब्रेक का है, अवनीश जी से भी जवाब लेंगे। इस बार कौन है भारी, यही जानने की कोशिश हो रही है। अवनीश जी, शहरों में तो आप कह रहे हैं कि 16 में से 12, और इसके पीछे तमाम दावे कर रहे हैं। अगर गांवों की बात करें, नगर पालिका परिषद की बात करें, वहां पर क्या स्थिति है? यानी आप शहर में ज्यादा मजबूत है या गांव में, ये पूछना चाह रहा हूं मैं। देखिए आप ये समझें,
हमने पूरे जगह आप देखें, अगर जिला पंचायत सदस्य की भी बात करें तो कल का ही फिगर है कि वहाँ 50-50 माहौल हो गया है। जबकि पहले अब आप देखें तो हमारे 30% जिला पंचायत सदस्य जीते थे, हमारे 50% से ज़्यादा जिला पंचायत सदस्य जीते हैं। भले ही हमने सिंबल नहीं दिया, लेकिन समर्थित जो सदस्य होते हैं, यही स्थिति आप देखेंगे आपको नगर पालिका, नगर पंचायतों में मिलेगी। लेकिन मैं अभी भी दावा कर रहा हूँ, ये हॉर्स ट्रेडिंग करके आप देखेंगे, सारे नियमों को तार करके ये अपना अध्यक्ष बनाने का प्रयास करेंगे राहुल जी। आज टीकमगढ़ की घटना बता देता हूँ। टीकमगढ़ में वहाँ के स्थानीय विधायक राकेश गिरी की देखरेख में, उनके परिवार की देखरेख में बूथ कैप्चरिंग हो रही थी वार्ड नंबर 1 के बूथ क्रमांक 1 पर, और वहाँ के कांग्रेस के स्थानीय नेता पूर्व मंत्री यादवेंद्र सिंह जी के परिवार के साथ बदसलूकी की गई उसके समर्थकों के द्वारा। और जब उन्होंने उसको रोका कि बूथ कैप्चरिंग ना की जाए, तो उन्हें वहाँ प्रशासन भी मौन रहा और बूथ कैप्चरिंग निरंतर होती रही। आप देखो उसके बावजूद आपको कहां से खबर लगी कि वो हॉर्स ट्रेडिंग करेंगे? भाजपा। अवनीश जी ठीक है, आपने जो बात कही वो नोट हो गई, जनता ने सुन भी लिया। ये तो, लेकिन आपने बीजेपी पर एक गंभीर आरोप लगाया, इसके पीछे क्या वजह है? अच्छा, बिल्कुल इसलिए लगा राहुल जी, इसका एक वजह है। इनको मालूम था कि नगर निगम तो सिर्फ 16 है, नगर पंचायत नगर पालिका कई सारी हैं। हाँ। इसलिए इनने 2 तरह के चुनाव करवाए ना, नगर निगम में डायरेक्ट प्रणाली से और नगर पालिका और नगर पंचायत में इनडायरेक्ट प्रणाली से। हम तो ये कहते हैं कैसा चुनाव, ये आपने किस तरह के संविधान चुना कि जब आप खुद ही वकालत करते हो कि एक देश एक संविधान, एक देश एक टैक्स, एक देश एक किसान कानून, तो फिर आज आपने ही एक प्रदेश में 2 तरह की चुनाव प्रणाली क्यों लागू की? ये सवाल तो खड़ा होता है राहुल जी। जवाब सरवर जी, हमें मतलब है, एक मिनट ठीक है, इसका जवाब सरवर जी देखिए। हम सत्ता के लोग, आप देखिएगा पार्षद हमारे कराएंगे। राहुल जी, मैं दोनों बातों का जवाब देने का प्रयास करता हूं। बिल्कुल। हमारे विद्वान साथी ने कहा कि जिला पंचायत, जनपद पंचायत और सरपंचों में उनके 50% के आसपास लोग जीते हैं। मैं आपको बहुत स्पष्ट बता देना चाहता हूं आपके इस चैनल के माध्यम से, ये इनका प्रोपेगेंडा है। इन्होंने कुछ अखबारों में योजनाबद्ध तरीके से आंकड़े छपवाए हैं। मैं आपको सुन लीजिए, अरे 81 नहीं सुनने की क्या बात है? आप मुझे बताएं, आपने 2 प्रणाली से चुनाव क्यों कराया? आंकड़े बता देता हूं, आंकड़े सुन लीजिए। आप मुझे सरवर भाई ये बताओ, आपने 2 प्रणाली से चुनाव क्यों कराया? जनता पार्टी समर्थित। अरे सुनिए, आप मुझे बताएं, आपने 2 प्रणाली से चुनाव क्यों कराया? आप नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत की बात करें सरवर, तो आपने 2 प्रणाली क्यों रखी चुनाव में? इसका जवाब नहीं दे पाएंगे आप। आपने कहा नगर पालिका की बात की, आपने आंकड़े नहीं बताए। हमारे राहुल जी ने आपको मुझे इसका जवाब दें कि आपने 2 प्रणाली क्यों चुनी? इसका जवाब जोधपुर नगर पालिका में चुनाव हो रहे हैं, विकास आपने कहीं किया नहीं है, चाहे नगर निगम हो, नगर पालिका हो, नगर पंचायत हो। और मैं आपको बताऊं राहुल जी, नगर पालिका, नगर पंचायतों की स्थिति नगर निगम से ज्यादा दयनीय खराब है। सड़कें तो है ही नहीं, गड्ढों में सड़क है। नगर निगमों में सड़कों में गड्ढे हैं और नगर पालिका, नगर पंचायतों में गड्ढों में सड़क है। इसलिए इन्होंने 2 प्रणाली चुनी है, क्योंकि अगर ये डायरेक्ट प्रणाली से नगर पालिका, नगर पंचायत 2003 के आंकड़े बता रहे हैं आप, 2003 के आंकड़े क्यों बता रहे हैं? गड्ढों में सड़क, 2000 सड़क में गड्ढे, इन दोनों में से पता नहीं चलता था। बात कर रहे हैं साहब, 2022 चल रहा है, मुझे लगता है सरवर भाई 2003 में ही सो रहे हैं, तो उनकी समस्या है। लेकिन मैं तो आज के आंकड़े बता रहा हूँ, आज के आंकड़े आप देख लें तो 50-50 है। जिला पंचायत सदस्य में भी देखें तो मामला 50-50 है। अच्छा अवनीश जी, रिजल्ट कुछ भी हो, रिजल्ट कुछ भी हो, नगर पंचायत ईवीएम पर यकीन रहेगा कि नहीं? रिजल्ट कुछ भी हो, चूंकि आप ये आरोप लगातार लग रहा है कि लोकतांत्रिक प्रणाली पर आप लोग हमला करते हैं। कुछ भी रिजल्ट आए, जैसे आप 12 कह रहे हैं, दावे कर रहे हैं यहाँ पर, IBC 24 पर कह रहे हैं कि 12 नगर निगम में आपकी सरकार बनने वाली है, तो कुछ भी हो ईवीएम ठीक है ना? देखिए राहुल जी, सबसे बड़ी बात आज ये बात यहाँ ईवीएम की बात नहीं है, यहाँ बात जनता आप बार-बार निगरानी कर रहे हैं, दूरबीन लेके आप लोग परेशानियों से दूरबीन लेकर बैठे हुए आप निगरानी कर रहे हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। ये विधान वो तो साहब करना पड़ती ना, कभी लाइट चली जाती स्ट्रांग रूम की, कभी कैमरे बंद हो जाते, तो वो तो करना पड़ती है, क्योंकि इनका इतिहास बड़ा काला रहा है भारतीय जनता पार्टी का। इनका इतिहास ऐसा रहा है कि 26 जनवरी को उन्हीं किसानों को आतंकवादी घोषित करते, उनके पैरों में कीले बिछा देते हो, और उसके बाद जब ये 800 से ज्यादा कुछ भी आए स्वीकार्य है ना, काल के गाल में सारी लोकतांत्रिक प्रणाली पे यकीन रहेगा ना, कुछ भी आए। आप 12 आ जाइए या बीजेपी 12 आ जाए, इसमें हम लोगों का क्या? आप लोग जनता के लिए काम करिए, हमारी कोशिश तो यही है। हम तो देखिए एक बात,
राहुल जी क्या करेंगे जनता मुझसे पूछ जनार्दन लीजिए। का निर्णय सदैव सर्वमान्य चलिए सनवर जी से ले लेते हैं, अंतिम 1 मिनट में जवाब। और हम सनवर जी। राहुल जी, हाँ। राहुल जी ये कहेंगे कि ईवीएम में गड़बड़ी थी, ये कहेंगे कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ, ये कहेंगे कि धन बल और बल का उपयोग। देखिए मैंने अभी तक नहीं कहा, लेकिन आप कह रहे हो मतलब तो आपकी नियत में खोट है सनवर भाई। अभी तक मैंने नहीं कहा कि ईवीएम के मामले में, लेकिन अगर आप बात कर रहे हो तो मतलब आपकी नियत में खोट है। चोर की दाढ़ी में तिनका, भारतीय जनता पार्टी ईवीएम का उपयोग करती है। ईवीएम से वो चुनाव, हम तो कह रहे हैं ना, आप बैलेट पेपर से चुनाव कराइए। जो ईवीएम पूरे विश्व में रिजेक्ट हो चुकी है, अमेरिका और जापान जैसे देशों में रिजेक्ट हो चुकी है। शुरू हो गया सर आपका, हम तो ईवीएम शुरू हो गया, दूसरे देशों के उदाहरण आप देने लगे हैं जी। अवनीश जी, आप दोनों लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। रिजल्ट जो भी आए, आप जनता के लिए भरसक मेहनत कीजिए, प्रयास कीजिए। यही IBC 24 आपसे अपील करता है। आपके दावों को जनता ने भी सुन लिया। बहुत धन्यवाद इस बहस में हिस्सा लेने के लिए।